दिक्कत कौन। सारे भैया ने, सारी बहना ने, सब ने मेरी प्यार भरी राम राम। दोस्तों, जैसा कि बताया था आज का जो भाई, सबसे पहले तो जितना शेयर हो सकता है शेयर कर दो। 10 सेकंड का टाइम दे, 10-15 सेकंड का टाइम दे। हाँ सुमित भाई। हाँ भाई शुरू करो। सुमित म्यूट पे है। भाइयों को, सारी बहनों को भाई फिर राम राम। जहां तक हो सकता है भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। मैं आपको बताता हूँ भाई किस चीज, आज किस टॉपिक पे हम लोग लाइव आए हैं और क्या बात है। दोस्तों, आपने जो एक तो टाइटल पढ़ा है होगा, टाइटल में जिस तरह की वो बता रखा है। अब भाई, एक को तो मंदिर कब्रिस्तान नाम एक तो मंदिर कब्रिस्तान के नाम का है, और दूसरे का फिरता आंदोलन की खाज है। रोन कटारो मानने को ना, एक एक टॉपिक ना लेंगे। लेकिन लेने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये देखो, आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूं मैं, एक न्यूज। अभी लाइव करता हूं। रुको भाई, चलो मैं एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ, एक मिनट। दोस्तों, ये है वो न्यूज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। मंदिर मथुरा में खसरा नंबर 108 को कर दिया 1081। और इस न्यूज के अंदर जो आगे बताया गया है वो ये बताया गया कि मंदिर की जो जमीन है उसको एक तरीके से कब्रिस्तान बना दिया। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनके अंदर धर्मेंद्र भाई हैं और राज भाई हैं। धर्मेंद्र भाई, क्या कहना चाहोगे? भाई सारे राम राम। सबसे पहले तो यूँ कहना चाहूंगा कि जो ये विपक्ष की गठबंधन की ये पार्टी है ना, सारी जितनी भी है इंडिया अलायंस वाली, इन्होंने मतलब जब जब इनके हाथ में शक्ति रही है ना, सत्ता रही है, बल रहा है, इसका ऐसा दुरुपयोग किया है इन्होंने। सनातन हिंदू मंदिरों को तो उन्होंने बिल्कुल मतलब एकदम बेवारिस सा समझ लिया है कि इनका तो कोई है ही नहीं देख रेख करने वाला, लूट लो इनको। तो ये कदर मचा रखा था इन्होंने। तो ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना उत्तर प्रदेश में, जब की घटना है, कैसे रातों रात मंदिर की 18 एकड़ जमीन को कब्रिस्तान बना दिया कागजों में, और वो कब्रिस्तान को सौंप दी। देखो कितना लंबा केस चल रहा था। अब वो केस मंदिर विजयी हुआ है। मंदिर की जो कमेटी है, समिति है जो, वो विजयी हुआ है, वो भूमि उसको वापस मिलेगी। लेकिन देख रहे हो मतलब कैसे कैसे धांधली चुपचाप हो जा रही थी, किसी को पता भी नहीं लगता था, कानो कान हो खबर भी, समाचार मतलब सूचना भी तक भी नहीं मिलती थी। और ऐसे ऐसे हड़पा जा रहा था। एक वो वक्फ बोर्ड बना रखा है कांग्रेस की दिन, एक ये ऐसे ऐसे जो समाजवादी पार्टी है, ऐसे लूट मचा रखी है इन्होंने। अब वो बिहार में भी निकलेंगे ऐसे, पता नहीं क्या यार। पूरे मतलब ये देख लो कि जैसे कि बिल्कुल ये मान रखा है कि भाई हिंदू और सनातन मतलब सनातन धर्म का तो कोई है ही नहीं देख रेख करने वाला। ये तो बस सब ऐसे ही है, धर्मशाला समझ रखी है।
लूटो और अपने मौज लो, ये माइंड सेट है इनका। राज भाई क्या कहना चाहोगे इस बात के ऊपर? सारे भाइयों ने बाणा ने राम राम भाई। ये यूपी के अंदर आजम खान की जो आप बता रहे हो, ये अकेली ऐसी घटना नहीं है। अभी इसकी बहुत प्रॉपर्टियां टूटी हैं। अभी ये जो इकलौती ऐसी नहीं है, उससे पहले भी इसने बहुत सारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ था। अवैध निर्माण थे, बिल्डिंगें बनाई हुई थी, मॉल वगैरह बनाए थे जो योगी सरकार ने तुड़वाई है। अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद के अंदर भी लगभग 12 एकड़ रेलवे की जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। मस्जिद बना रखी थी, मस्जिद के नाम पे वहां पे दुकान वगैरह करके और झुग्गी झोपड़ियां बसा रखी थी। अभी ये 2-4 दिन पहले की न्यूज आई हुई थी, आप लोगों ने शायद पता हो, नहीं पता हो, आप सर्च कर सकते हो। अकेली एक घटना नहीं है ऐसी, सैकड़ों। अनेकों घटना है, उसका भी पता है। उसमें तो बल्कि हाँ जब वो तोड़ रहे थे ना, बुलडोजर कार्रवाई कर रहे थे, तो उसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट तक स्टे भी ले आए थे। वो तो फिर बाद में हाँ, कोई प्रमाण नहीं दे पाए, तो दोबारा से वो उसके बाद वो खाली हुई है। हाईकोर्ट वही ऑर्डर दिया भाई, तो बिल, बिल्कुल ही वो है बिल्कुल खाली बिल्कुल। फिलहाल के लिए। एक एक अखिलेश सरकार के अंदर में एक, आपको पता है, एक याद हो आपको, एक सेफई, उनका गांव पड़ता है सेफई, एक सेफई महोत्सव होता था। वो आप होता था लोगों को मुलायम पता सिंह के होगा। जन्म दिवस पर। मुलायम हाँ, सिंह के लेकिन जन्म दिवस पर। अभी जब से योगी सरकार आई है तब से सेफई महोत्सव नहीं हो रहा। भाई मैं तो इनसे यही पूछता हूँ, भाई आप सेफई महोत्सव क्यों नहीं करा रहे? आप जो जनता का पैसा लूट के वो करते थे मुलायम के जन्मदिन के ऊपर, अभी भी मुलायम तो जिंदा है, भाई अब क्यों नहीं कर रहे आप? अब अपने पैसे लगा के दिखाओ, अब क्यों नहीं कर रहे? कोई इनसे कोई सवाल जवाब पूछने वाला, करने वाला हो। अब वो इनको तो क्या हो गया सरकारी भाई? वो सरकारी पैसे की लूट थी, और मुलायम सिंह जिंदा है अभी। हाँ, तो अब क्यों नहीं कर रहे वो? चलो अब ठीक है भाई, मैं अब ये सवाल है ना रामफल जी के पास लेके जाऊंगा, और बाकी मुलायम तो जालिए ऊपर। ठीक है, मुलायम तो मुलायम हो गया है अब नहीं है वो, भाई। अब हाँ, वो सॉरी सॉरी, याद नहीं है मेरे को, भूल गया मैं, थोड़ा उजा लिया। उसके तो वो 13 के लाडू भी खा गई दुनिया। ओ शुरू के तो खा के उजा लिया, सॉरी सॉरी, मेरा थोड़ा माइंड तो उतर गया था, भूल गया था मैं। वो तो पतला हो गया। हाँ, मैंने पोस्ट अब भी विषय डाल दी थी। विषय विषय पे आते हैं। विषय वही है कि वो मंदिर के 18 एकड़ जमीन को कैसे रातों रात कब्रिस्तान बना दिया था। मतलब लूट झगड़ों किस तरह की कर रहे थे रामफल जी। रामफल जी, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, थोड़ा एक संक्षेप में बता देता हूँ कि कब्रिस्तान की जमीन थी, ठीक है। नहीं नहीं, वहां मंदिर की वो जमीन थी। आपके पास, हाँ, मतलब सॉरी, मंदिर की रामफल जमीन थी। रामफल भाई, हाँ उसकी 13वीं शायद ना हुई होगी यार वो कि हिंदू था सही हाँ, कहो हाँ। उसकी ना हुई होगी। अच्छा, मैं नु कह रहा था भाई, मंदिर की जमीन थी मथुरा में कृष्ण मंदिर की। और वहाँ की आई के बच्चे ने, ई पट्टे ने, आजम खान ने, ई इस पट्टे ने के काम करया, वह उसकी 18 एकड़ जमीन आई के बच्चे ने नाम कर दी कब्रिस्तान के। तो यो मुद्दा है, पहला इसने ले रहा, फिर दूसरी खाजना लेंगे। पहले इसके बारे में बताओ आप। तो सुमित भाई, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है कि जो हिंदुओं की जमीन है उसको कब्जाने की कोशिश की गई हो। इन आक्रांताओं का तो इतिहास ही रहा है। ये जो भी मंदिर खोद के देखते हैं, जो भी मस्जिद खोद के देखते हैं, उसके नीचे मंदिर निकलता है। वो इसी तरीके से लूट करके कब्जाई गई जमीन थी। उस टाइम तो चलो ठीक है, आक्रांता थे, राजा महाराजा के राज थे। लेकिन आप ये देखो, लोकतांत्रिक देश में भी ये हो रहा है। और इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून आए इस देश के अंदर, जिसमें पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ, देश को दो टुकड़ों में धर्म के आधार पर बांटा गया। उस टाइम जो हिंदू यहां से गए थे, उनके जो खाली घर थे, जो मुस्लिम यहां से गए थे, उन घरों को किसी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू को नहीं दिया गया रहने के लिए। उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया कि इस पे सिर्फ मुस्लिमों का अधिकार है।
वहीं पे जो लाहौर से और दूसरे क्षेत्रों से छोड़ करके हमारे हिंदू बेचारे रातों रात भागे थे अपनी इज्जत बचा करके, इतना कत्लेआम वहां पे हुआ था, उनके घरों पे जाकर के मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। तो ये कब्जा करना इनकी पुरानी फितरत है, और उसका खसरा नंबर इनने चेंज करवा दिया मिल करके। वो 108 मेरे को याद आता, कुछ खसरा नंबर था उसका, 1081 करवा दिया इनने। तो टेक्निकल काम तो ये करवाना जाने हैं। जो है दूसरा और मैं इसको बताता हूँ पहले, आप बताइए। दूसरा मैं कह रहा हूं सुमित भाई, ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं, और ये अपने गांव में भी है, हरियाणा के गांव में मेरे को ज्यादा चिंता उसकी है। मैं एग्जाम्पल के लिए अपने गांव का एग्जाम्पल देता हूं, और मैं कुछ दिनों में वहां पर्दाफाश करने वाला हूं। मैं बहुत जोर शोर से लगा हुआ हूं इस चीज के ऊपर। वहां पे लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, उनका धर्म चेंज करके। और दिक्कत क्या हो रही है, जो सजग लोग हैं गांव के, वो लोग बार बार कह रहे हैं भाई ये मत देखो कि आज ये दो ही लोग हैं, आप ये देखो कि कल 2 से 20 होंगे, 20 से 200 होंगे, और उसके बाद में इनको अपने मुर्दों को दफनाने के लिए यहाँ पे कब्रिस्तान भी चाहिएगा गांव में। ये चाहिएगा, कब्रिस्तान की भी मांग बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहिएगा उन्हें। तो ये धरती जो आज तक हिंदुओं की है, उस पूरे गांव के अंदर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं था। आज उस गांव की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ की जा रही है, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि गांव का मानस भोला हो है। वो नहीं सोचा रहे, जिससे भी बात करो गांव में, वो नहीं कह दे रहे 1 लाख ये कर लेगा। उनको पता ही नहीं है भाई इन इतिहास में हमारे साथ करा क्या है, उनको पता ही नहीं इस बात का। और आगे जाके ये क्या क्या डिमांड करेंगे इस चीज का नहीं पता। तो मेरे को उस भूमि की इतनी चिंता नहीं जितनी मेरे गांव की भूमि की चिंता हो रही है आज मेरे को, और वहाँ मेरा कोई पंचायत साथ का नहीं दे रहा वहां आयोजन, पे। पंचायत का आयोजन बिल्कुल रखो भाई आप, साहब, होनी भी लोग चाहिए। इकट्ठे करो। वहां पंचायत क्योंकि नहीं होगी गांव की, क्योंकि गांव की पंचायत कमजोर है। उसको ध्यान में ये मुद्दा 4-5 बार ला दिया गया, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहां पे मैं आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, उसके साथ आर्य समाज और बाकी लोगों को जोड़ूंगा। एक बहुत बड़ा आंदोलन करवाऊंगा ऐसे लोगों का। जिस दिन ये लोग इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं, डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। ऐसे नहीं है कि गांव की पंचायत कोई फैसला ना दे तो पूरे गांव का धर्म परिवर्तन करने दें हम किसी को। और भाई एक बात और भी है, आपने यह चीज ना देखी चलो अभी जैसे तो विषय पे आओ, जो विषय में वहाँ आते हैं। विषय वो से कैसे विषय हुआ है, से और इतने इतने साल तक वो, इतने साल तक धुंधली कैसे रह गई, इस बारे में थोड़ा बताओ। क्या कह रहे हैं आप? भाई देखो, ये केस आज का तो है नहीं, कोर्ट ने तो अभी फैसला, इसका निर्णय अभी किया है, इतने देखो लंबे समय से। मैं आपको पूरा जो वो है विषय पूरा बताता हूँ। भाई ये जगह है मथुरा के अंदर, छत्ता तहसील, उसका एक गांव है शाहपुरा गांव। उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। तो क्या हुआ भाई, इसने के नाम है आई के बच्चे ने, इसने के काम करा सपा सरकार में, अपना एक लेटर हेड के ऊपर लिख के एप्लीकेशन जो, और भाई वो पहुंचा दिया गया। और फिर के काम करा लखनऊ में है ना, जो खसरा नंबर जो था 108 जो रजिस्टर हो रहा था, इसके अंदर इसको रजिस्टर कर दिया 1081 करके। इब इस तक के बात हुई, यह कब्रिस्तान बन गई। इब एक बार यह कब्रिस्तान में चढ़ गई ना, हटावे कौन। लेकिन फिर जो मंदिर की औरत है, जो उड़े के आदमी है जिसका नाम है राम अवतार सिंह, उन्हें कही अब भाई 2 सितंबर 2004 को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, इसके आगे सिंह हटा दो यार, जो सिंह कौन है, मुलायम यूथ ब्रिगेड है कह दो ही ना, दो मुलायम, हालांकि नाम मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है। उसने ग्राम पंचायत के शाहपुरा के अध्यक्ष, जो इनका अध्यक्ष है भोड़ा खां, आजकल एक ठटेरे के बहुत गणे भाईचारा हो रहे हैं इनके लिए, उसका नाम है भोड़ा खां। भोड़ा खान के काम करा लेटर पैड के ऊपर तत्कालीन मुख्यमंत्री को उस टाइम का जो था उसका एप्लीकेशन लिखी, और भाई उसकी मेल जोलता इनके काम करा, यो सारी की सारी जमीन हड़प ली। पूरा का पूरा मुद्दा तो है यो, लेकिन यो मोडस ऑपरेंडी नया नहीं है भाई। राज इसके आप धर्म भाई बताओ, यो पूरा मैं इस मुद्दा है। पे देखो, अगर भाई जो भी जमीन है ना, जो भी भूमि है, उसका रिकॉर्ड होता है, तहसील में उसका रिकॉर्ड होता है, उसका भाई किसके नाम है, किसके पास है, उसका भाई कितना एरिया है, आगे पीछे के है, सब चीज का रिकॉर्ड होता है। तो वो सिर्फ एक लेटर दे दिया उससे तो ट्रांसफर नहीं होगी, उसमें और भी भाई
इतने कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जब तक सब उसमें शामिल नहीं होंगे ना तो ऐसे नाम नहीं हो सकती। तो ये करप्शन जो करवाया गया है ना उसमें सबका होगा। तो अब ये क्यों नहीं चेक होना चाहिए कि भाई वहां पर उस समय पर वहां पर कौन कौन लोग थे जिनका भाई वहां पर नौकरी चल रही थी, कौन कौन जिम्मेदार थे, किस किस की भूमिका थी, उन सबको इसमें सजा होनी चाहिए। न्याय पूरा जब होगा। अभी अभी 2 दिन पहले एक अखिलेश यादव ने कोई पोस्ट डाली थी, मतलब कुछ ऐसा ही शायरी टाइप में लिखा था कि, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मतलब सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके ऊपर उसने कुछ व्यंग्य कसा था। तो उसका मैं अभी आपने जो ये बताया है तो शायद सरकार के ही किसी ने मतलब ये जानकारी दी होगी, तभी ये एक्शन हुआ होगा उस जमीन के ऊपर। और ये इंडिया अलायंस का जो गठबंधन जो आप बता रहे हो जो हो रहा है ना, ये इन्हीं चीजों का है कि भैया इनका अब की बार भी अगर फिर से बीजेपी आती है तो इनकी जो भी जितनी भी धांधलियां थी वो सारी ये निकल निकल के सामने आएंगी और इनके ऊपर अतिक्रमण हटाया जाएगा। इनका पूरा प्रयास ये है कि किसी भी तरह से भाजपा को रोका जाए, और जो इनके काले कारनामे जो काले कांड इन्होंने कर रखे हैं उनको किसी भी प्रकार से लकोया जाए, मतलब छुपा लिया जाए, बता लिया जाए। जो इन्होंने अवैध संपत्ति, अवैध कब्जे, अपना जो अलग से एक साम्राज्य बना रखा है, एक देश के अंदर दूसरा देश जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, उसको बताने का इनका सारा प्रोपगेंडा है। जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, केजरीवाल का तो पैदा ही वो कांग्रेस को गालियां देके पैदा हुआ था और उसी के अंदर जाके घुस रहा है। इसका भी एक बार जाने दो, इसको दिल्ली के अंदर बीजेपी की ये सरकार आने दो। गठबंधन तो देखो, ये तो भाई इसकी सफल ही नहीं है। सफल कैसे नहीं है? ये तो सिर्फ जबरदस्ती का गठबंधन है। गठबंधन नहीं है, ये तो कोई दूसरा ही बंधन है। अभी एक रैली होनी थी, उसमें स्टालिन भी आने वाला था मध्य प्रदेश में, और वो कमलनाथ ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई ये रैली यहाँ इनकी उपस्थिति में नहीं होगी, इनकी बनने वाली नहीं है कुछ। अभी तो चुनाव दूर है, अभी तो इनकी बहुत आपस इनका में नहीं बिगड़ेगी। होगा। और ये हो भी जाए ना, मैं तो कहता हूँ हो भी जाए, चलो थोड़ा विषय से दूर की बात है, लेकिन हो भी जाए तो वो इनको नुकसान, इसका हानि होगी, इसका 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 लाभ नहीं मिलेगा। कारण ये है कि एक क्षेत्र में सब, मान लो कि बंगाल में है, चलो टीएमसी के कुछ वहां पर होंगे कार्यकर्ता या वोटर होंगे, लेकिन वो कांग्रेस के वोटर थोड़ी है, वो बाकी की थोड़ी है। अगर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे वहां पे तो या फिर एक से करेंगे तो वो कटेंगे लोग उनसे। इनकी सबसे मेन प्रॉब्लम इनको क्या बाकी है, विषय पे आते हैं। ये सोच, इन पार्टियों की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, इनको ये वही घिसी पिटी जो 20-40 साल पहले की जो राजनीति है ना, उसी घिसी राजनीति के ऊपर, उसी डर्रे के ऊपर ये काम कर रहे हैं कि बस ऐसे ही एक काम और आ इनका जाए इनको। इनका कैरेक्टर है, एक और राज भाई, एक कैरेक्टर है इनका। जितनी भी ये पार्टी है ना, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और अभी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन है, ये ज्यादातर पार्टी कांग्रेस में से टूटी हुई है। तो ये इनकी हाँ, जो बेस विचारधारा है ना, इनकी मुख्य जो मेन विचारधारा है वो कांग्रेस की है, लूट खसोट वाली। तो ये भले ही थोड़ा थोड़ा विरोध करके ये पार्टी बन गई क्षेत्रीय, लेकिन सोच इनकी वही है, लूट खसोट वाली। सोच और इनकी उसका वही है। एग्जाम्पल, उसका ताजा उदाहरण ये है, जो 18 एकड़ भूमि इतने साल से हड़प कर रखी थी, वो चलो अब सरकार परिवर्तित होगी और कुछ कार्रवाई होगी। अगर सरकार परिवर्तन नहीं होता तो वो मंदिर की 18 एकड़ भूमि ये खा जाते। ये तो धर्मेंद्र भाई, एक आधी कुछ कुछ खबरें निकल के आती हैं, एक आधी जो कोई हाईलाइट हो जाती है वो ही सामने आती हैं। लेकिन ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी यूपी के अंदर इन्होंने जमीन हड़प रखी है, जिनको छुड़ाया भी है। कुछ खबरें आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, कुछ हाईलाइट हो जाती हैं, कुछ नहीं हो जाती। लेकिन अभी और कुछ भी होगा, ये अंदर भी जाएगा। और जो अभी कुछ दिन पहले उसको गोली मारी थी, वो क्या नाम था उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, जो सड़क के बीच में जिसको यार वो कस्टडी में, जिसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, उसका नाम यार, यूपी के अंदर की बात है। हाँ, अतीक अरे अहमद, वो इनका अतीक अरे किसी अहमद। का भाईचारा, अतीक अहमद। जिसका अतीक पटाखा अहमद फोड़ा के था। भी हाँ, अतीक अहमद उसके भी इतने कारनामे हैं। उसने भी ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा था। चलो ठीक है तो रामभर जी,
हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलो रामफल भाई, आप बोलो। रामफल जी, मैं ये कह रहा हूँ, यह चीज तो यह आ रही है अब इसके बाद, मतलब या ये समस्या जो हमने बता दिया, आपने यो भी बताया भाई गांव के अंदर भी यह समस्या आ रही है, और इस प्रकार के इनको नए नए तरीके से हम देखने लग रहे हैं। हाँ, अग भाई के नाम है यो, तो चलो एक तरीके से सामने आ गई, मुद्दा हमारा बिल्कुल उससे नहीं है, लेकिन इस तरीके के केस बहुत घने जगह हुए हैं। हम अपने नूह मेवात के अंदर लेते हैं, वहां पर भी हमने पीछे से कुछ साल पहले खबर सुनी थी। अब भाई वो अंतिम यात्रा के लिए लेकर के जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई ईवीओ गांव पहला थारा होया करता, ईवीओ पूरा का पूरा मारा हो गया है, ईवी यहाँ पर चढ़ा नहीं सकते, ईवी इसमें दफनावेंगे। या जो आपकी बात थी इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? भाई यही तो है, दो पहलू हैं। एक तो जो धर्मेंद्र ने राज ने बताई, एक तो मामला है करप्शन का, यानी तुष्टीकरण करके गुंडे मवालियों को सत्ता में बैठा करके, अतीक जैसे, ठीक है, ऐसे गुंडों को बैठा करके सत्ता में, फिर उनके हाथों समाज की जमीन को, हिंदुओं की जमीन को कब्जा करके उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देना, या फिर उसको कब्रिस्तान बना देना। दूसरा, डेमोग्राफी चेंज करके, जो सेकंड एग्जांपल सुमित दिया है मेवात का, जो आपने बताया कि यहाँ पे अब किसी का संस्कार नहीं होगा, दाह संस्कार, वो डेमोग्राफी चेंज से रिलेटेड मामला है कि वहां पे डेमोग्राफी ही इतनी चेंज कर दी कि वहां पे अब कोई आवाज ही नहीं उठा सकता। और ऐसे मामले एक दुनिया से हजारों मामले इस देश के अंदर। ये मामले पता इसलिए चले क्योंकि देश में सत्ता परिवर्तन होकर के एक ईमानदार सरकार आई है, जो तुष्टीकरण करने वालों की आंखों में चुभ रही है। ठीक है, योगी जी महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल वेदों को साक्षी मान करके काम कर रहे हैं, चाहे कोई हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म मत संप्रदाय पंथ या मजहब का कोई भी व्यक्ति हो, किसी को वो गलत नहीं करने देते। ठीक है, आज वहां की जनता से पूछोगे तो उनसे मुस्लिम भी खुश हैं। मुस्लिम इसलिए खुश हैं क्योंकि कल योगी जी से पहले जब इन गुंडों का साम्राज्य था, उस टाइम पे 10 रुपए के ऊपर आदमी को मार देते थे राह चलते हुए, नोएडा में, गाजियाबाद में। आज लोग आराम से बिल्कुल, घूम पाते हैं। ये पूरा ठीक एरिया है, मुजफ्फरनगर और इस साइड का एरिया, यहाँ पे रात को 7-6 बजे के बाद में कोई निकलने वाला नहीं था, निकलते नहीं थे बिल्कुल लोग डर के। और यूपी में आज एंट्री नहीं करते थे, बिल्कुल पूरी यूपी में ही दिन छिपे के बाद एंट्री होती करते नहीं, लोग घबराते नहीं, जाते नहीं थे। लेकिन अभी जैसे कि ये जो मामला है ना, ये जो पूरी जमीन है, जमीन का मामला, इसमें आजम खान का बहुत बड़ा हाथ था, और सरकार का तो था ही, सपा सरकार का। और अभी जो रेड पड़ी है ना आजम खान के ठिकाने पे रेड पड़ी है, उसमें काफी, देखो उसमें जो अभी अभी की बता रहा हूँ मैं ये, उसमें 84 लाख रुपए तो कैश मिला है, 2 करोड़ रुपए के जेवर मिले हैं, और ट्रस्ट के 2 खातों में से एक में 5 करोड़, एक में 8 करोड़ की एंट्री है, और उसमें रसीदें सिर्फ 3 करोड़ की है, 3.25 करोड़ की। मतलब, और उसमें इतना, मतलब करप्शन इतना है, अब तो पता आप लग रहे हैं ना, जब जांच हो रही है। भवन निर्माण के लिए दिखाया गया उसमें 46 करोड़ का भुगतान बिना टीडीएस के। ट्रस्ट पर 252 करोड़ का डिफॉल्ट पाया गया है। 58 बिल्डिंग के निर्माण पर 418 करोड़ खर्च दिखाया है, जिसकी सत्यता की जांच भी होगी। मतलब ऐसे ऐसे, अब ऐसे का ट्रस्ट था उसका भाई, तो उसने 58 बिल्डिंग चाहिए थी, कि मतलब क्या। ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान, ये तीन ऐसे, इसने अखिलेश यादव मुलायम ने इन तीनों को ऐसे पाला रखा था। इसका जो भी ब्लैक मनी का काला धंधा जो भी होता था, ये तीनों ऑपरेट करते थे। दो का तो बिल्कुल ही हो गया, एक तो खैर खत्म ही हो गया सिस्टम। मुख्तार अंसारी जेल में पड़ा है, आजम खान है ये भी जेल ही काट रहा है, और इसका भी इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो भाई, अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं। एक दूसरी खाज जो है, दूसरी खाज के दूसरी खाज ने कही है, अभी उसने भाषण दिया था कुछ दिन पहले, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी भूमिका। हुआ जो खाज है आंदोलन की, थोड़े दिन पहले नू पे कर रही थी, यूं कह रही थी कि हमारा तो कोई इंटरव्यू है ना लेता। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूं बोला भाई इंटरव्यू वाला ना हमारे ऊपर थोड़ा वो कर रखा है, फिर वो नू भी कही उसने हमारी फेसबुक की रीच घटा दी। ठीक है, और यूं कह रहा है अगर फिर अगली बार सरकार आई, ये उसके पिछली स्टेटमेंट थी, अगली बार सरकार आई तो हम अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। अब उस खाजने के कही है
दोबारा आंदोलन के मारे खबर दे दी, कह दिया आंदोलन तेन चलते रहोगे। और उसने फिर एक बात कही, दूसरी बात इसने यह कही, अब भाई ये बढ़िया करके ये टारगेट करे हैं जो हमने कल लाइव कराया था पत्रकारों के ऊपर, अब पत्रकारा का बैन, उसका समर्थन कराया। अब भाई ठीक करें कि गला तो यो होना चाहिए, मतलब तुम्हारी अरसों नु कहने लग रहा था अभिव्यक्ति की क्या नाम है अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, यह बात मीडिया पे कहने लग रहा था एक बच्चा। तीसरी उसने एक बात और कही, इसके खास जो है मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस पे चर्चा करते हैं। तीसरी इसने कही ना 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 इंडिया अलायंस ने सनातन के खिलाफ कुछ नहीं कहा गलत। अरे खसम, इसने नु कही सनातन ने तो हम खत्म कर दे, इन्हों बोला हमारे सनातनी दो तरिया के हिंदू हैं, एक तो भारतीय हिंदू जो हम हैं और दूसरे नौरंगी हिंदू आप कौन से हो। अरे भाई तुम बता दे, यो नौरंगी हिंदू और नॉर्मल हिंदू यो बाटा ही ने, इसके फिर खाज उठी है, यो फिर कट्ठे करने लग रहे हैं आंदोलन के मारे। इसके ऊपर भाई मैं एक एक न लेना चाहूंगा। राम धर्म भाई पहले आप बोल दो। ये जो आदमी है ना जिसका नाम ले रहे हो, वैसे तो इसका निकनेम डकैत है। ये जो आदमी है ये किसान आंदोलन का नाम लेके चर्चा में आया, किसान आंदोलन के लिए बैठे रहे और अब ये किसान की बात छोड़ के बाकी सारी बात कर रहा है। मतलब यो जो इसका जिस विषय था ना, जिसके लिए आया था, लोगों ने इस पे विश्वास करा था, अब उस बात को छोड़कर ये हर चीज पर टांग रहा है, हर चीज में। तो ये दुग्गल साहब है, एक फिल्म आई थी इसका दुग्गल साहब है, ये प्रतिदिन उठते हैं, देखते हैं क्या समाचार चल रहा है, उसके अनुसार ये कैरेक्टर धारण कर ले हैं। दूसरा ये कह रहा है कि दो प्रकार के हिंदू होते हैं, तो वे दो प्रकार के हिंदू इसके घर में ही है। एक यो हिंदू जो सिर्फ हिंदू कहना चाह रहा है अपने आप में, क्योंकि अभी हिंदू बहुमत में है, इसलिए ये राजनीतिक पार्टी है कि खुल के कह नहीं सकता कि मैं मुसलमान हूँ या क्रिश्चियन हूँ। जिस दिन अगर ऐसा होगा नहीं, पर क्योंकि अब तो हिंदू भाई इकट्ठा हो रहा है और जाति जो है होने नहीं देगा ये। लेकिन अगर ये चला जाए कोई दूसरे देश में, पड़ोसी देश में चला जाए, तो वहां पर जाकर ये बोल देगा नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, अब मैं विशेष मत रुका हो गया हूँ, शांति दूत हो गया हूँ मैं, ये भी कह देगा। ये दो हिंदू इसके घर में ही है, इसके जो माता पिता है या जो और परिवारजन है वे तो हिंदू है, और ये दूसरे टाइप का हिंदू है, सिर्फ नाम है। और दूसरा ये हर चीज में टांगना नहीं है, कहता सनातन विरोधी कुछ नहीं गया। ये इसने एक बात उठाई अपने, इसने माइक पकड़ कर नहीं गया कि भाई तुम्हारे ऊपर किसी ने बोल दिया तो तुम गुस्सा कर रहे हो, ये कह रहे हैं वो तो हिंदू है ही नहीं, वो तो दूसरे टाइप का हिंदू है, उसको नहीं बोला, हमें बोला है, सनातनी हिंदू धर्म है ना भाई, हमें बोला है, हमें किसी ने बोल दिया तो हमको गुस्सा आ रहा है, हम विरोध कर रहे हैं। और जब मजार तोड़ी जा रही है, उत्तराखंड का नाम लिया था, उसका जो इशारा था वो उत्तराखंड की तरफ था कि वहां पर मुसलमानों की मजार तोड़ी जा रही है। अरे भाई मजार तोड़ना और एक धर्म पर आरोप लगाना अलग अलग चीज है। मजार तो वो लैंड जिहाद है, वो तो कितो चार ईट धर का है, ऊपर हरा पेंट मार का है, चादर हरी घेर का है, वो तो कब्जा है इलीगल, वो तो सारा सरासर कानून लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून के उल्लंघन का मामला है, अवैध सरकारी जमीन का कब्जाने का मामला है। उसकी कंपेयर कैसे कर रहा है? तो ये मूर्ख आदमी है, इसमें अकल तो है नहीं। और ये हिंदू सिर्फ नाम नाम का रह रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि अभी हिंदू की वोट चाहिए, और ये कहीं ना कहीं इसका विचार होगा राजनीति में, तो आना है, नहीं आना होगा तो राजनीति की माहौल पैदा करने के लिए ये पैसे लेता होगा, इसीलिए सिर्फ ये तब तक का हिंदू है ये। ये और कोई यही है, तो दूसरे टाइप के हिंदू यही है। बाकी हम सनातनी हिंदू है ना, बाकी बहुमत अभी हमारा ही है और हमारा रहेगा इस देश में, तो क्योंकि अब समझ में आ गया लोगों को और वो इकट्ठे भी हो रहे हैं और अपना मत का प्रयोग भी सही दिशा में कर रहे हैं। सुमित भाई। राज भाई मैं ये पूछना चाहूंगा, ये रोंतड़ा मानना कौन है? भाई जो फिर पहली बात तो याद है, महीना टिकैत मानदा है कोनी, महीना टिकैत कहंदा है कोनी, महीना राकेश बाल्याण गया करो। टिकैत एक के था बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, उसका सम्मान है और करते करते रवांगे भाई। ठीक है, इसकी जो खाज है ना, वह खाज भाई मतलब बहुत भयंकर होली, दवाइयां तभी ठीक नहीं होती। इसमें जो आंदोलन करने हैं वो हरियाणा के अंदर आके कर रहे हो, इससे कोई नु पूछनी आओ भाई तेरी राजनीति कहाँ से शुरू है। यूपी से मुजफ्फरनगर से, वहां से 2 बार इसने इलेक्शन लड़या, दोनों बार जमानत जब्त करा के बैठ गया।
यो इसकी जो विचारधारा है वह पूर्ण रूप से वामपंथी विचारधारा है। वामपंथी विचारधारा जो होती है, किसी को कुछ करने नहीं देना, हितैषी दिखाना कि हम किसी के हितैषी हैं, लेकिन मेन मकसद उनका यही होता है कि भाई ये वैसे ही रहे। गरीब है, आंदोलन करेंगे, सुनो, आंदोलन करेंगे गरीबों के लिए, लेकिन ये मन ही मन ये रखते हैं कि साला गरीब अगर अमीर हो गया तो हम लड़ेंगे किसके लिए, आंदोलन किसके लिए करेंगे। ठीक है, ये होती है वामपंथी विचारधारा। किसानों के हितैषी वो दिखता है कि मैं किसानों का हितैषी हूं, लेकिन दरअसल वास्तविकता ये है कि ये चाहता ही नहीं कि किसान उभरे, किसानों को कोई फायदा हो। अगर किसानों को फायदा हो गया तो फिर ये आंदोलन किसके करेगा भाई। फंडिंग कटता होगी इसने, खाओगा कितना यो। यह है वामपंथी विचारधारा। ठीक है, तीन काले ये काले कानून बताओ हैं जिनने, चलो हमने मान लिया, हमने विरोध भी कर दिया। विरोध इसलिए नहीं, उन कानूनों का विरोध नहीं था, विरोध इसलिए था कि भाई बिना पूछे सरकार ने कोई नियम बनाया तो कम से कम एक बार पहले सरकार को भाई एक मंत्रिमंडल बना के इनके जो नेता थे उनको समझाना था कि भाई हम ये कानून लेके आ रहे हैं और इनका ये बेनिफिट है, आपको पसंद आए आप एक मसौदा बना लो। इतनी नौटंकी नहीं होनी थी सरकार की भी, चलो कहीं ना कहीं हम उस चीज में गलती मानते हैं, लेकिन सरकार ने वो वापस ले लिए। तो मैं ये पूछना चाहूँ इन तक कि भाई वो वापस लेने के बाद में किसानों का क्या भला हो यार। आज भी वो किसान उसी आढ़ती के नीचे, उसी ठेकेदार के नीचे घिस रहे हैं, पिस रहे हैं, उन्हीं के रेटों के ऊपर फसल बेचते। इनको 2 पैसे का फायदा हुआ, कोई इनसे पूछने वाला हो उनको क्या फायदा हो यार। ये जो कानून नहीं लगे उससे क्या फायदा होया इनको, इन कानूनों को हटवाने का क्या फायदा मिला उनको, कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान के अलावा क्या फायदा होया। ये बताओ कौन है। अब मैं बताने लग रहा है, वो किसान की बात छोड़ के सारी बात करेगा, और उसकी भी आप जो कह रहे हैं ना विचारधारा, उसकी कोई विचारधारा ना है, उसकी कोई विचारधारा होती ना तो अपने शब्द एक वो अपने शब्द पर टिकता। उसकी कोई विचारधारा है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक तो बिगाऊ टाइप का आदमी है, जहां से पैसे मिल जाएंगे उसकी बात करेगा। मैं इसीलिए तो उसको टिकैत मानता ही नहीं। वो खाम खा पीछे नाम के पीछे जो लोग उसने कहा भाई उसका वो नाम मत लिया करो, उसकी औकात नहीं है उतनी होने की, नहीं है उस नाम का हकदार ही नहीं है वो बंदा भाई। यह बात आपकी उसकी औकात ही नहीं है। मैंने मान ली भाई, राज भाई आज के बाद मैं उसने सिर्फ खास कहूंगा, ठीक है। हाँ तो हाँ फफूंद, जी, हाँ फफूंद, राम भर जी की फफूंद इस खास के बारे में क्या कहना है आपका। भाई मेरा कहना तो ये है, देखो राज ने जो बात कही ये है आधुनिक गांधी। जितना मैं इसको समझ चुका हूं ये आधुनिक गांधी है। इसने कोई भी आंदोलन शुरू कराया उसको खत्म ही नहीं किया, क्योंकि आंदोलन शुरू होता है किसी चीज की अभिलाषा में कि आंदोलन जब खत्म होगा तो हमें ये चीज प्राप्त होगी आंदोलन के बदले में। ना तो गांधी ने कोई आंदोलन खत्म करा और उसकी जो शर्त हुआ करती आंदोलन की शुरुआत में वो कभी पूरी हुई, ना ही इसने कहा था कि मैं किसानों की जो पूरी किस्मत है वो ही बदल दूंगा, उनको मुनाफा दिलवा दूंगा और ये कानून तो नुकसान कर रहे हैं। जब वो ये कह रहा था कि ये कानून नुकसान कर रहे हैं तो इसका मतलब फायदा दिलवाने के लिए किया गया आंदोलन। क्या फायदा मिला आज तक किसी ने नहीं बताया अपने मंचों से। एक फायदा मिला है, इनकी जेबा में नोट आ गए, छोटी गाड़ी हम चाला करते बड़ी गाड़ी हम चालन लग गए। एक आदमी गेल होया करता आज 10-10 बाउंसर गेल लेकर चालें, क्योंकि ई बेकला चालन की हिम्मत को नहीं इनमें, बेरा है कोई रगड़ देगा पकड़ के, इतना गुस्सा समाज में इनके प्रति। दूसरा, ये नॉन सीरियस आदमी है, मतलब इसने गंभीर कोई बात करनी ही नहीं। जो इंसान हर बात पर ये कह दे बक्कल तार देंगे, इनके तो बक्कल तार देंगे, किसी भी नेता की किसी भी लीडर की इस प्रकार की भाषा नहीं हो सकती कभी भी। क्योंकि जो नेता होता है वो अपनी बात को बहुत दबंगई के साथ रखता है, लेकिन वो हमेशा जो है समाज की इज्जत करके चलता है।
ये वो लोग हैं जो अपनी बात तो रख रहे थे समाज में, जो सुबह शाम उठते जागते सरकार को तानाशाह बता रहे थे। जैसा कि आपने भी कहा कि अगर इस बार ये सरकार आ गई तो फिर दोबारा कोई सरकार नहीं आएगी, ना कभी इस देश में कभी इलेक्शन होंगे, यानी तानाशाही हो जाएगी। कहने का मीनिंग इनका वही है। लेकिन ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि बीजेपी के किसी भी आदमी को किसी गांव में नहीं घुसने देंगे। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, लोकतांत्रिक देश के अंदर जिसमें संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने देश के किसी भी गांव शहर कस्बे में बिना किसी से पूछे हुए आ जा सकते हैं, ये कौन होता है मना करने वाला? चाहे वो व्यक्ति कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, चाहे वो व्यक्ति कोई एक सामान्य आदमी हो, लेकिन उसके अधिकारों का हनन ये कैसे कर सकता है भाई? तो तानाशाह कौन हुआ? सरकार हुई या ये हुआ? दूसरी बात, मीडिया के कैमरों के सामने खड़ा होकर के मीडिया पे आरोप लगाना, ये आरोप तो लगा देता है, लेकिन जब बलात्कार होते हैं आंदोलनों के अंदर उस पर सवाल पूछे जाते हैं, जब हत्याएं होती हैं आंदोलनों के अंदर उस पर सवाल पूछे जाते हैं, तब इनका मुंह नहीं फटता। उस टाइम पे ये जवाब नहीं दे पाते किसी को भी। पट है, पट है, तू संगी है, तू कच्छादारी है, बजट है। वो वही इंसान बोलता है जिसके पास तर्क नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति सवाल के बाद बदले में आपको जवाब नहीं दे रहा तो समझ लो उसके पास तर्क नहीं है, वो कुतर्की आदमी है। उसके बाद फिर वो गाली देने लगा करे। इनको लगता है कच्छाधारी गाली है तो ये गाली देना शुरू कर देते हैं। रही बात इसके सनातनी होने की, मैं तो मानता नहीं इसको ये हिंदू है या सनातनी है, क्योंकि सनातन धर्म का मतलब है कि हमेशा सत्य बोलना, सत्य का प्रचार प्रसार करना और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इतना कलेजा नहीं है कि वो सत्य को सत्य कह सके, जो हिंदुओं के ऊपर इस देश के अंदर तथाकथित आजादी मिलने के बाद भी अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को देखते हुए भी यदि कोई व्यक्ति खुल करके नहीं बोल सकता कि हाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उस आदमी को मैं मूर्ख मानता हूं, उसको हिंदू नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है। और जितने किसान इस आंदोलन से पहले हत्या हो रही थी, उनकी आत्महत्या कर रहे थे तंग होकर के, क्या उसमें कुछ कमी आई इसके आंदोलन के बाद? उनके जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ? उनके बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई? इसके आंदोलन से 1% भी फायदा हुआ हो तो ये आकर के सारे देश को बताए ना, फिर हम भी इसके साथ लगे, हम भी इसकी मुहिम में साथ देंगे। लेकिन आकर के मीडिया के सामने सिर्फ बक बक करके चले जाने से कुछ नहीं होगा। और ये बार बार जो कहता है कि नारंगी हिंदू और इस देश के हिंदू, तो ये इसकी विचारधारा वामपंथी है, जिन्होंने आर्यन थ्योरी गढ़ी थी कि आर्य तो इस देश के बाहर से आए थे। दादा एक मिनट टोकना चाहूंगा, फेरा पूरे ते लेना आर्यन थ्योरी थे, नारंगी नहीं योगा मोरंगी, मोरंगी इतना मुंह चिट्टागा बोल रहा है मोरंगी। और भाई वे बेचारे आएंगे, वे हिंदी बोलने आदमी पत्रकार वे आके पूछेंगे, उनके लिए तो इतने भारी शब्द हो जाए ना ये मोरंगी, इसी की तीसी। बोलो जी आप बोलो। मेरा कहने का मतलब है सुमित भाई, ये उन्हीं लोगों की विचारधारा से प्रभावित है जिन लोगों ने इस देश के अंदर आर्यन थ्योरी लाई कि आर्य इस देश के अंदर आक्रमणकारियों की तरह आए, वो इस देश का हिस्सा नहीं था। उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि भगवान श्री राम खुद आर्य थे, भगवान श्री कृष्ण खुद आर्य थे, इस देश का नाम आर्यव्रत था। कैसे मूर्ख लोग हैं ये, इनको शर्म नहीं आती? मीडिया के कैमरों के सामने आकर के कुछ भी बोल करके चले जाते हैं। इनको पता है कि लोग इनका खंडन नहीं करते हैं, इसीलिए इनके अंदर इतनी हिम्मत आई है। जिस दिन हमारे तरीके से और लोग भी इनके खिलाफ बोलने लगे, ये पजामे गिल्ले करते आंडेंगे, इनका मुंह नहीं खुलेगा कैमरों के सामने। इनके साथ तर्क कर लो कि आर्य बाहर से आए थे या नहीं, असली हिंदू ये है या हम हैं, ये एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। ये सिर्फ एक चीज बोल सकता, तुम कच्छाधारी हो, तुम आरएसएस के हो। हम तो पैरा हाँ कच्छे, तू मत पैरा कर ठीक है। हाँ तू वह पाछा दिखाता है यार। धर्म भाई अगला सवाल आपका यो है, जो यार खाज है, अपूंद भाई ने नाम दे दिया,
तो यह फफूंद और जो खाज है, इसने आरोप यो लगाया कहना मीडिया को, इमरजेंसी तो अभी चल रही है, इमरजेंसी तो चल रही है, अगर और भी मतलब बुरा टाइम आओगा, मतलब और बूढ़ा टाइम आओगा, और इमरजेंसी क्या चल रही है, इमरजेंसी में जो माइक के ऊपर भाषण दे रहा है, ठीक है, माइक के ऊपर भाषण दे रहा है, यूं कह रहा है कि ये हमारे कह को अपनी, सुनो तो सही, पूरा सुन लो, कहीं जो है अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ये क्या कहना चाहोगे इस फफूंद के ये बारे कह में? रहा था, ये कह रहा था, इसने ये कही थी कि भाई तो मतलब चुनाव के बाद तो देश का और भी माहौल खराब हो जाएगा, अभी भी इमरजेंसी से बुरे हालात है, ये इसका सही, इसके ये सब थे। तो अगर इमरजेंसी से बुरे हालात हैं तो भाई वो जो अपने मुंह का कमाई खड़ा खड़ा है, ये तो अलाउड ही नहीं होता उस स्थिति में। पर ये तो जेल में होना चाहिए था, हम मान लेंगे फिर तो। और भाई अगर यही इमरजेंसी इतने लग रही है ना, और भाई अगर देश का भलाई इस इमरजेंसी हो रहा है, तो भाई हम तो वो बुरे हालात देखने चाहे जो इनके लिए बुरे हो और देश के लिए अच्छे हो। हम तो बाट में है 2024 में दोबारा से मोदी सरकार चुन के आए, और प्रचंड बहुमत से आए, अधिक बहुमत से आए, और भी बढ़िया बढ़िया काम भी करें, और हम तो भाई वो देखने के लिए तैयार हैं जो इनके लिए इमरजेंसी से भी बुरा हो और देश के लिए भला हो, देश के लिए अच्छा हो। हम तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़े, अब भाई एकदम एक्साइटेड हो गए। और इसका अभिव्यक्ति की आजादी, भाई ये रोना रो है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी की ये बात करते हो, ये जिस इंडी अलायंस की जो फेवर करने जा रहे हैं, जब अब इतने ही वे अभिव्यक्त आदमी है, तो वे डर क्यों रहे हैं पत्रकारों से, जाते क्यों नहीं? बल्कि उन्हें तो भेजना चाहिए कि भाई हम तुम हमारे से ज्यादा सवाल करते हो, हम तो पर अपने प्रवक्ता भेजेंगे, पूछो हमारे से सवाल। पर सवाल तो डरते हैं ये, अब इसलिए बहाना ले ये, ठीक। और भाई मैं बात देखूं, वो जो इनके लिए जो इमरजेंसी से बुरा हालत और भी आए, भगवान करे, और देश के लिए अच्छा है, और मैं तो उसकी बात देखूं भाई। मैं सुमित एक और चीज बता देता हूं, ऐसे दोगले आज ही नहीं हुए, अपना इतिहास भरा हुआ है ऐसे दोगलों से, जिन्होंने अत्याचार देखने के बावजूद भी अत्याचार को अत्याचार नहीं कहा, बल्कि अपना ही नैरेटिव पेला है। आज हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर सबसे ज्यादा जो सवाल उठाए जाते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनकी रामचरितमानस को लेकर के उठाए जाते हैं। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण को क्यों मानूं भाई? वो तो एक विश्लेषण लिख के गए अपना, उनके समय भगवान श्री राम हुए नहीं, भगवान श्री राम हुए महर्षि वाल्मीकि के समय पे। मैं उस रामायण को मानूंगा जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। बिल्कुल और सही बात। ऐसा व्यक्ति, तुलसीदास जी महाराज ऐसा व्यक्ति था जिस गांव में पैदा हुआ। तुलसीदास का पिता बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उसकी गणना में यह आ गया कि यह बच्चा ऐसा पैदा हुआ, प्रलय आ जाएगी। उसी रात को इसको अपने मामा या पता नहीं किस रिश्तेदार के वहां पे भिजवाया गया इसकी मां के साथ, और उसी रात उस गांव पे गाज गिर गई। गाज गिरने का मतलब समझते हो? मुसलमानों का आक्रमण हो गया, गांव की सारी महिलाओं के साथ, चाहे वो बच्ची थी, बूढ़ी थी, जवान थी, सबके साथ बलात्कार किए गए। और जो पुरुष थे, बड़े बूढ़े वयस्क, उनको काट दिया गया। उन्हीं को गाजी कहा जाता था जो गाज गिरते थे, ठीक है। और वो व्यक्ति, उसी व्यक्ति के सामने भगवान श्री राम का जन्म स्थान तोड़ा गया, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, और वो रामचरितमानस तो लिख देता है, लेकिन उन पता नहीं किस बात का डर था कि वो ये नहीं लिख पाया कि मस्जिद किसके ऊपर बनाई गई है, किसका मकान गिरा करके बनाई गई है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। तो यदि इस तरीके के व्यक्ति आज के समाज में हैं, तो मैं मानता हूं कि शायद तुलसीदास जी महाराज का समय तो बहुत मूल्यवान व्यक्तियों का समय था। उस टाइम पे लोगों का जमीर जिंदा था, आज तो मर चुका है। तो ये जो गलती कर रहा है वो तो इतिहास में हमारे बड़े बड़े ऐसे लोगों ने किए जिनको आज हम पता नहीं क्या समझते हैं अपने जीवन में, कितना बड़ा महाराज समझते हैं, कितना बड़ा संत समझते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई तो इसकी हिम्मत कहां से होगी भाई? सच को सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, हर किसी के बस का नहीं होता सच बोलना। बिल्कुल सही भाई, कह रहे हो बिल्कुल सही आप। बात है। अगर इसका राज भाई आपके पास आता हूं, अगर इसका विरोध ना करा गया, इस फफूंद का, इस खाद का,
तो लोग ही ना पता ना कुछ दिनों के बाद कितनी बड़ी तोप मानने लग जाएंगे। अनु सोचने लग जाएंगे एक आता एक तरफी सौदा चल रहा था कि मैं क्या आगे आगे अड़निया को थाए को नहीं फूंद के आगे। तो राज भाई सवाल आज यो है मेरा, इसके बाद हम वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे, आखिर की तरफ बढ़ेंगे। सवाल यो है, योनु कहने लग रहे कि आगे माई कटा रखे थे और योनु कहने लग रहा है कि इमरजेंसी का तो टाइम चल रहा है और के पास और भी बुरा टाइम आ जाएगा। मतलब इसने दूसरे शब्द में कही थी, मतलब और बुरा वक्त आ जाएगा। मैं सीधी आम बोलचाल की भाषा में बता देता हूँ, उन्होंने बोला और भी बूढ़ा टाइम आ जाएगा और तुमने कुछ नहीं करने देंगे ये। या फफूंद न्यू बोली ये न्यू बताओ भाई क्या कहना चाहो, इमरजेंसी चल रही है भाई इमरजेंसी, हाँ इनका खातर तो खैर इमरजेंसी ये है यार, ये खा नहीं सकते, इनका खाना पीना मतलब बंद कर रखा है, आराम का खा नहीं सकते, अपनी मनमानी चला नहीं सकते, तो इनके लिए तो है इमरजेंसी। बाकी जो आम जनता है उसके लिए तो भाई स्वर्णिम युग है, क्योंकि देश के इतिहास में 75 साल के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो खुल के हमारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। पहले विदेशों से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते थे, उनको ताजमहल दिखाया जाता था, आज भाई उनको मंदिरों के दर्शन कराए जाते हैं। तो इससे अच्छा युग हमारे समाज के लिए तो कभी आया नहीं भाई, और इमरजेंसी इनके लिए है, और इनके लिए तो भाई ऐसी इमरजेंसी रहे तो ही अच्छा है। रही बात भाई धर्म की, सनातन धर्म की, ये बोलता है कि हम सनातनी है, भाई थम कौन से सनातनी हो पहले तो थम अपने बता दो। डिफरेंस बोले दो तरह के हैं ये भाई, एक तो जयचंदाड़े हैं और एक भाई पृथ्वीराज चौहान वाले हैं। तो भाई ये जयचंदाड़े हैं तो भी भाई बने रहो, ये कोई दिक्कत नहीं, इन तो फालतू पृथ्वीराज वाले भी हैं, समाज में हर तरह के लोग मिले हैं। दूसरा इनके आंदोलन की बात करा तो अब की बार ये आंदोलन ये करके देख लो, इन्हें पता लग जाएगा इनकी कितना पानी में है ये समाज। इतना भी अंधा नहीं है, इतना भी मूर्ख नहीं है हमारा समाज। इन्होंने जो कराया है 2 साल के 3 साल के बीच में, या पूरा समाज ने देखा है इनकी दोगली विचारधारा, ये जो दो मुंह सांप हैं, पूरा समाज ने देखा है, पूरा समाज देख रहा है इनकी हरकतें। आज हरियाणा के आप पूरा सोशल मीडिया खंगाल लो, न्यूज उठा लो, जो भी देख ले इन तक गाड़ बगदा पाओगा, वो है समाज जो जंतर मंतर पे या दिल्ली घेरे बैठा था, वो है समाज आज इन तक गाड़ बग है। क्योंकि जो इनकी वास्तविकता है वो पूरे समाज के सामने आ चुकी है, और इनकी जो रणनीति थी इन्होंने अपने आप ही उसके ऊपर अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। ये समाज के अंदर इनकी बहुत खराब माटी हो चुकी है, इनकी दो दिल्ले की वो कायत रही नहीं है। धर्म भाई आखिर में कुछ कहना चाहोगे? थोड़ा सा नेटवर्क में डिस्टर्बेंस आ रही है। अच्छा मैं तो अभी इसी तरह आवाज निकल के आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। रामफल भाई एंड में कुछ कहना चाहोगे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट? मैं भाई यही कहना चाहूंगा सुमित कि एक तो हम सनातनियों को कभी से आदत रही है हर चीज को जस्टिफाई करने की, वो आदत हमें छोड़ देनी चाहिए। अब अगर कोई फूहड़पंथी का सवाल हमसे पूछता है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, अगर रामचरितमानस पे कोई सवाल उठाता है तो उसको उठाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वाल्मीकि जी के जो रामायण है उसके ऊपर यदि कोई सवाल उठता है तो उसके लिए हम बाध्य हैं जवाब देने के। रामचरितमानस या आज पेरियार ने भी लिखी हुई है यार सच्ची रामायण, अब पेरियार उसके बारे में इतने साल बाद राम जी के बारे में कुछ क्या लिख गया, उससे मेरे को क्या मतलब है, उस पर मैं क्यों जवाब दूं। तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि अपना सिलेक्शन खुद बनाना है हमने, हम किन चीजों का जवाब देने के लिए बाध्य हैं और किन चीजों के नहीं। हाँ राज भाई। आप ये तुलसीदास वाली बात, खैर मैं उस टाइम पे लाइव में नहीं था, कोई फोन आ गया था। तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस,
रामचरितमानस और रामायण के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। पहली बात तो जो लोगों की भ्रांतियां हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास ने भी रामायण लिख दी, वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिख दी। पहली बात तो रामायण नहीं थी। रामचरितमानस मतलब जो आम आदमी के लिए जो राम का चरित्र दर्शाया गया था, उसके अंदर वो वाल्मीकि जी ने राम की स्तुति गाई है। रामायण नहीं बिल्कुल लिखी, राम की स्तुति है वो। भगवान राम को मतलब अतिशयोक्ति जैसे संस्कृत में हम पढ़ते थे, कई तरह के अलंकार होते हैं, तो बड़ा चढ़ा के या मतलब जो भी था उसने उसकी प्रशंसा करी है। भाई प्रशंसा करने के लिए कोई भी अपने आराध्य को कितना भी कहीं तक भी मतलब दिखा सकता है। पहली बात तो रामायण नहीं है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी और वही वास्तविक रामायण है, हम उसी की बात करते हैं। वो भगवान राम की स्तुति है रामचरितमानस। ये सबसे पहले तो ये चीजें लोगों के दिमाग से क्लियर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी ये जय भीम वाले भी है ना, ये हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, हमारे भाई। ये इन्हीं चीजों पे सवाल उठाते हैं और इनको इनसे अलग मत समझो, ये फफूंद से अलग मत समझो। फफूंद की विचारधारा भी वही है, फफूंद की भी वही बिल्कुल विचारधारा है। तो हमें राज भाई ने भी कहा, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे वास्तविक ग्रंथ, हमारा वास्तविक इतिहास क्या है। हम उसी पे बाध्य हैं सवाल का जवाब देने के लिए। कल को कोई मेरे से पूछे कि पेरियार ने रामायण में ये लिखा है, तो पेरियार अपने घर पे बैठ कर कुछ भी लिख जाए, मेरे को उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। अब मैं राज के बारे में कुछ भी लिख दूंगा तो राज को उससे क्या फर्क पड़ेगा। राज को राज के माता पिता, राज के यार दोस्त जिन्होंने बचपन गुजारा राज के साथ, राज के गांव वाले ज्यादा जानते हैं, मैं ज्यादा जानता हूं। बिल्कुल जिस व्यक्ति ने अपना जीवन उस समय जिया जिस समय भगवान राम थे, मैं उस व्यक्ति को ऑथेंटिक मानता हूं, मैं किसी तीसरे व्यक्ति को ऑथेंटिक नहीं मानता। इसी तरीके से जो व्यक्ति के बातचीत में झूठ दर्शाती हो, जो समाज में होते हुए अत्याचार की बात नहीं कर सकता हो, फफूंद जैसा व्यक्ति, उस फफूंद को मैं समाज में यही नहीं मानता कि समाज का सही हिस्सा है ये। तो वो व्यक्ति कोई भी सवाल उठाए, उसके किसी भी सवाल को मैं जायज मानता ही नहीं। हमें अपना नैरेटिव चलाना है, इस फफूंद की चिंता नहीं करनी है। मेरा तो यही कंक्लूडिंग रिमार्क है। धन्यवाद राम भट्ट जी। यही बढ़िया करा आपने, आप दोनों ने अपनी स्टेटमेंट रखी, जो बात थी लोगों के सामने पहुंचाई। बात ऐसी है कि ये चीज खुलकर बोलनी जरूरी है, क्योंकि इनने एक हवा बना दिया था। लोकल भाषा में बोल रहे थे, इंग्लिश में बोल रहे तो हिस्टीरिया, एक ऐसा, हिंदी में बोल रहे तो ऐसा भय व्याप्त कर दिया था, जो इनके पास बोल रहा था उन्हें घेर के खड़े हो जाते। और ये नु करा ना सही, अरे तम तारने मार दे थे और मार का टांगे दो थे। ठीक है, मार का इनने 24 घंटे खुले हम टांगे दिए। और ये नु सोचे इनके खिलाफ बोलना भी नहीं, इमरजेंसी लागी क्यों लोग इनके खिलाफ बोलने लग लिए। भाई हम तक हाँ लोग और बोलो और इनका ऐसी फांसी तोड़ दो। अब भाई ये कभी खुल के बोलो इनके खिलाफ, जितना खुल के बोलोगे एक कति पैसा चुप हो जाएंगे। भाई यही बोल करके मैं ये कहना चाहूंगा, हम अपने इसको डिस्कशन को विराम देते हैं। जय राम जी की सारे भाइयों ने, जय बाबा की सब भाई। राम राम भाई, राम राम सारे भाई हैं। राम 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 भाई, सभी को राम राम।